अल्हम्दुलिल्लाह मैं मंडी में एज़ ए अकाउंटेंट भी हूँ। खातों का सिस्टम में मुझे वो ऑलरेडी आता है। और एक मंडी में शॉप है, वाच हाउस, ऑप्टिकल वाच हाउस, उस पे भी मेरा शेयर है। लेकिन उनमें से ये बछड़ों के कारोबार में मैं बहुत बहुत मुतमिन हूँ। तो मुमकिन है, हो सकता है कि वो मैं इसको ज़्यादा बढ़ाऊँ और इसको ज़्यादा पैमाने पर लेके जाऊँ और वसी पैमाने पर इस पे मैं काम करूँ और ये मेरे लिए फ़ायदेमंद साबित हो। महंगाई के इस दौर में सब कारोबार फ्लॉप हो रहे हैं। बहुत बछड़ों का फार्म है जो अरूज से अरूज पर जा रहा है। खुदा करे कि मेरी अर्ज़े पाक पे उतरे, खुदा करे कि मेरी अर्ज़े पाक पे उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा इज़वाल ना हो। नाजरीन, मैं हूँ आपका होस्ट उमर फ़ारूक। नाजरीन, आज हम आपको बछड़ा फार्मिंग के बारे में आगाह करेंगे। नाजरीन, रोज़ ब रोज़ फैक्ट्रियों में, स्लाटर हाउस में गोश्त की डिमांड बढ़ रही है। रोज़ ब रोज़ स्लाटर हाउस फैक्ट्रियों में गोश्त का रेट बढ़ रहा है। तकरीबन पूरी दुनिया हमारे बछड़ा फार्म गोश्त की खरीदार है। मैं ये कहता हूँ कि अगर मेरे मुल्क में हर घर भी बछड़ा फार्मिंग करे तो भी हम इन स्लाटर हाउस फैक्ट्रियों की डिमांड पूरी नहीं कर सकते। हमने बछड़ा फार्मिंग को फरोग देना है, पाकिस्तान को तरक्की देनी है। हमने हर घर में बछड़ा फार्मिंग करना है। हमने पाकिस्तान में बेरोजगारी का खात्मा करना है। हमने बछड़ा फार्मिंग के जरिए पाकिस्तान में गुर्बत का खात्मा करना है। हमने हर मुसलमान तक हलाल गोश्त पहुंचाना है। नाजरीन, आज हम आपको बछड़ा फार्मिंग के मतलब तमाम मालूमात देंगे। नाजरीन, हमारे साथ रहिएगा, हम आपको मुकम्मल मालूमात देंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सबसे पहले हमारे देखने वालों को अपना तारुफ करवाएं। अस्सलामु अलैकुम जी, मेरा नाम बिनियामीन है। तो ये हमारा फार्म यूसुफ कैटल फार्म है जो 15 एसपी के करीब है। मुझे ये बताएं कि आप कब से बछड़ा फार्मिंग कर रहे हैं? ये हम पिछले 2-3 साल से बछड़ा फार्मिंग कर रहे हैं। कितने खिलाफ आप निकाल चुके हैं बछड़ों के? पहला फ्लागा हमने कुर्बानी के लिए तैयार किया था, जो कि हमारे लिए वो बहुत फ़ायदेमंद साबित हुआ है। तो दूसरा फार्म हमने स्लाटर के लिए किया था, तो वो भी हमारे लिए बहुत बेहतर और फ़ायदेमंद साबित हुआ है। बनियामीन भाई, आप माशाल्लाह काफ़ी पढ़े लिखे हैं, आपको बछड़ा फार्मिंग का ख्याल कैसे आया? बछड़ा फार्म के लिए मुझे ख्याल आया कि मेरे एक फ्रेंड हैं जो कि मेरे क्लास फेलो भी हैं, वो ऑलरेडी पहले ये बछड़ा फार्मिंग कर रहे थे। तो उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि यार अगर आप ये करो तो इसमें बहुत बेहतरी है और आपको अच्छा खासा नफ़ा मिलेगा। ये बताएं कि आप बछड़ा फार्मिंग के अलावा कौन कौन से काम कर रहे हैं? इससे पहले मैं गल्ला मंडी में एज ए अकाउंट्स और शेयरिंग भी थी, वो कर रहा था। तो उसके बाद मेरे बड़े भाई हैं, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। उन्होंने मुझे ये कहा कि आप बछड़ा फार्म की तरफ तवज्जो दें। तो हमने ये परचेज़ किया है, ये कैटल फार्म। तो उस पे अभी हमने फ़राग डाले हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी मिली है हमें। सबसे पहले होता है बछड़ा खरीदना। आप कौन कौन सी मंडियों से बछड़ा खरीदते हैं? सबसे पहले मैंने जो मेरा पहला एक्सपीरियंस है, मैंने जो मंडी चूज़ की है वो है लुड्डन मंडी। बहुत अच्छी मंडी है और पाकिस्तान की अच्छी खासी बड़ी मंडी है। उससे हमने पहले 20 जानवर ख़रीद के लेके आए थे। तो उसके बाद हम गए हैं मुल्तान मंडी में। मुल्तान मंडी में गए हैं, फिर मदरसा मंडी है। मदरसा मंडी में मैंने देखा है कि वहाँ पे छोटे जानवर ज़्यादा हैं और बड़े जानवर बहुत कम तादाद में होते हैं। वो बेसिकली वो छोटे जानवरों की मसलन भेड़, बकरी, दुम्बा वगैरह, इसके वो मंडी है मदरसा वाली। बाकी मुल्तान की मंडी बहुत ह्यूज, बहुत बड़ी मंडी है। तो उससे भी हमने तकरीबन 40 बछड़े लेके आए हैं, तो वो अभी ऑलरेडी चल रहे हैं। तो आप हमारे देखने वाले व्यूवर्स को क्या पैगाम देंगे कि बछड़े कहाँ से खरीदने चाहिए? मैं अपने व्यूअर्स से ये रिक्वेस्ट है कि आप जब भी बछड़ा ख़रीदने जाएं, अगर आपको उसकी समझ बूझ नहीं है तो परचेज़र साथ ले जाइएगा। उसको व्यापारी भी कहा जाता है। उसको आप लेके जाएंगे, आपके आपके वो आपसे 500 रुपये पर हेड लेगा। वो आपका वो 500 रुपये हेड भरा हुआ या दिया हुआ आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। अगर आप एक लाट ले रहे हैं या कोई भी मंडी आप उससे जानवर परचेज़ कर रहे हैं, 1 से 2 जानवर अगर आपने गलत ले लिए तो आपका मार्जिन, आपका बैलेंस बहुत आउट हो जाएगा। तो लिहाजा मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप एक्सपीरियंस रखते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं रखते हैं तो फिर आपको खुद नहीं परचेज़ करना चाहिए, आपको व्यापारी या वो परचेज़र साथ रखना चाहिए। बहुत अच्छी बात बनियामीन भाई आपने बताई कि परचेजर या सिलेक्टर
को जरूर साथ लेके ज़रूर जाएं। मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप परचेज़ करते वक़्त एक्सपीरियंस रखते भी हैं, तो फिर भी आप जो है ना सेलेक्टर को साथ लेके जाइएगा। वो आपका बैलेंस, आपका जो है ना वो परचेज़िंग में वो आपसे ₹500 तो लेगा, लेकिन ये ना मत देखिए कि वो आपसे ₹500 ले रहा है, लेकिन ये देखिए कि वो आपका कितना फ़ायदा कर रहा है वो। अगर वो ₹500 ले रहा है, तो समझ कीजिए कि ₹5000 आपको फ़ायदा दे रहा है वो। सिलेक्टर जो होता है, परचेजर जिसको आप कहते हैं, ये क्या क्या सहूलतें आपको देता है? वो बस यही होता है जी, हम उनसे राब्ता करते हैं कि अगर वो ऑलरेडी मंडी में हों, तो वो वहाँ पे हम चले जाते हैं। अगर मंडी में ना हो, तो हम पिक करते हैं, उठाते हैं, साथ लेके जाते हैं। उनके एक्सपेंस हम बर्दाश्त करते हैं और साथ ही लेके आते हैं। तो जो उनका जितने भी हमने जानवर परचेज़ किए हों, ₹500 पर हेड के हिसाब से हम उन्हें अदा करते हैं। लेकिन हमारे जो परचेज़र हैं, सेलेक्टर हैं, वो हैं असलम, करमा वाले चौक से। बहुत ही अच्छे हैं, नाइस आदमी हैं। जितनी दफ़ा उन्होंने लेके दिए हैं, मैं उनमें से फ़ायदा मुझे मिला है, मुझे नफ़ा मिला है, और वो बहुत अच्छे तरीके से हमें लेके जाते हैं। मैं उनसे बहुत ही मुतमिन हूँ। कि सिलेक्टर की क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं? सेलेक्टर की ये ज़िम्मेदारी होती हैं जी, मेरे साथ मैं मुल्तान की एक मंडी कर रहा था, तो मेरे बराबर में एक भाई बैठे हुए थे, तो मैंने जजमेंट किया उस वक़्त कि मेरा बछड़ा उस वक़्त परचेज़ जो हो रहा था वो 75,000 का था, लेकिन साथ वाले का जो बछड़ा वो परचेज़ हो रहा था 1,08,000 का था। तो आप ये देखिएगा कि अगर देखने में उसके वज़न में या बछड़े की तरफ देखते हैं तो 19-20 का फ़र्क था, लेकिन अमाउंट की तरफ देखते हैं तो बहुत बड़ा फ़र्क था। यही वो सेलेक्टर की पहचान है, यही सेलेक्टर आपको फ़ायदा देता है कि वो आपको कितना फ़ायदा दे रहा है सिर्फ़ एक ₹500 के इवज़ में। ये बताएं कि मंडियों में कौन कौन से फ्रॉड होते हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है? मंडियों में जी बहुत सारे फ्रॉड होते हैं। मंडियों में लोग को ऐसे केमिकल, ऐसी मेडिसिन जानवरों को दिला के लेके आते हैं, जिसकी वजह से वक्ती तौर पे आपको जानवर लगता है कि वो बहुत अच्छा है, लेकिन वो ज़्यादा टाइम तक नहीं होता। तो कुछ लोगों का अंदाज़े तरीका ये होता है कि अगले जानवर के अगले पाँव वो ऊँचे करते हैं, जिसकी वजह से पूरा पेट भर जाता है। ये आपकी जो ये साइडें वाली वो पंजाबी में बखियाँ कहते हैं, तो वो बाहर आ जाती हैं। तो इससे लगता है कि जानवर मोटा ताज़ा है। अगर भी आप जभी भी परचेज़ करें, लेवल में खड़ा होकर जानवर को चेक करें, फिर उसको परचेज़ करें। यानी कि वो ऊंचाई की जगह पे रख खड़ा कर लेते हैं जानवर हाँ, को। जो उसका पेट भर जाता है, सब कुछ नीचे आ जाता है, तो जो इसके वो पेट है वो भरा-भरा सा लगता है उसको। ये बताएं कि आप कितने वजन का जानवर खरीदते हैं मंडी से और कितने रुपए का मिलता है? जी, ये सेलेक्टर ही आपको सही बता सकता है। इतना अभी मेरा एक्सपीरियंस नहीं हुआ कि मैं जजमेंट कर सकूँ कि कितना उसका वेट है। लेकिन अगर आप तकरीबन नियर बाई 100 के करीब लेंगे, तो वो 70-80,000 का होना चाहिए। बाकी ये है कि वो वक़्त के लिहाज से कीमतें अप डाउन होती रहती हैं। मैंने एक दफ़ा एक मंडी की थी, तो हमने कहा कि यार फर्स्ट टाइम पे बहुत ज़्यादा कॉस्टली मंडी है, तो ये हम सेकंड टाइम में जानवर परचेज़ कर लेंगे। जब हमने सेकंड टाइम पे जानवर परचेज़ किए, तो उस वक़्त पता चला कि जब सुबह के मॉर्निंग के वक़्त जो रेट था, वो शाम के वक़्त बहुत ज़्यादा अप हो गया था। उस वक़्त हमारे लिए पछतावा था कि अगर हम अर्ली मॉर्निंग ले लेते, तो वो हमारे लिए फ़ायदा था। सेकंड टाइम हमारे लिए नुकसान का साबित हुआ वो। तो वो पता नहीं होता मंडियों का रेट। जब आपका लेने वाले ज़्यादा होंगे, परचेज़र ज़्यादा होंगे, जानवर कम होंगे, तो रेट ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाएगा। अगर जानवर ज़्यादा होंगे तो लेने वाले कम होंगे, तो जानवरों का रेट ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा। तो ये सूरत-ए-हाल है, ये तरीक़ाकार। भाई, जिस वक्त आप जानवर खरीद लेते हैं मंडियों से, उसके बाद फार्म पे लेके आ गए, फार्म पे ला के सबसे पहले उनको क्या ट्रीटमेंट करते हैं? जी, ये फार्म पे लाने के बाद 1-2 दिन के बाद जो उनकी थकावट होती है जानवर की, उनको पेन किलर के या बुखार के वो उसकी वैक्सीनेशन होती है। फिर उनके बाद जो उनकी जो है ना डिवर्मिंग हम करते हैं, जो उनके पीठ के कीड़ों में कीड़े होते हैं, ये होते हैं कि उनको सबसे पहले साफ़ किया जाए। वो साफ़ करने के बाद फिर इनकी जो है ना वो मुँह खुर की वैक्सीनेशन होती है। फिर वो उनकी जो है ना वो जोड़ों के दर्द की होती है। तो वे डॉक्टर साहब अब होते हैं हमारे, वो डॉक्टर साहब आते हैं, चेक करते रहते हैं।
तो जो प्रॉब्लम हो तो वो हमें बता देते हैं आप उसकी कितने ट्रीटमेंट। बछड़ों की फार्मिंग कर रहे हैं और कितने दिन का ये फ्लॉप है? हम एक फ्लॉप लेके आते हैं, मेरे पास इस वक्त 60 बछड़े हैं। 20-20 की हमारी है। वो अभी हम कोशिश करेंगे कि हम इसको अगर वसी पैमाने पे लेके जाएंगे और इंशाल्लाह लेके जाएंगे तो ये हम 20-30 माह के बाद हम इनको जो है ना स्लाटर पे भेज देते हैं। एक हमारा जो है ना वो फ्लॉप है 20 बछड़ों का, वो हम 3 महीनों के बाद भेज देते हैं। 3 माह के बाद स्लॉटर हाउस हमें फैक्ट्री ये में बताएं कि आपका फीड प्लान क्या है, आप किस तरह जानवरों को फीड करवाते हैं इधर? जब ये जानवर हमारे पास आ जाते हैं तो हम उसको पहले जो है ना वो तूड़ी और सैलरी खिलाते हैं। फिर जो है ना ये आधा किलो से हम वनडे का स्टार्ट करते हैं। तो आधा किलो से फिर हम किलो कर देते हैं। किलो के बाद हम 1.5 किलो 2 किलो जो है ना वो सुबह शाम हम पानी का क्या इंतजाम किया हुआ है? पानी का बहुत अच्छा इंतज़ाम है। हम तकरीबन डेली ये मेरे दाएं-बाएं ये भी पानी की टंकियाँ हैं जानवरों के लिए। जब ये जानवर चाहें जिस वक़्त मर्ज़ी उनकी हो वो पी लेते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। जब उन्हें ज़रूरत होती है तो ये हम डेली बदल देते हैं। पानी का हम उनका ख़्याल करते हैं, सफाई का हम उनका ख़्याल करते हैं। तो ये जो बहुत ज़रूरी है जानवरों के लिए, उनका सफाई-सुथराई रखना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा बछड़ों को कौन कौन सी बीमारियां हैं वो भी हमारे देखने वालों को बताएं। बछड़ों को बीमारियाँ जी मुँह खुर की बीमारी होती है जिससे जानवर खाना पीना छोड़ देता है। उसके बाद पेट के कीड़ों की होती है, उनको क्लियर करना होता है। फिर जोड़ों के दर्द की बीमारियाँ होती हैं। तो इन सब को जो है ना वो डॉक्टर साहब होते हैं, वो आते हैं, चेक करते हैं, उनको लगता है कि इनको प्रॉब्लम है तो उनकी ये इस वैक्सीनेशन तरह करते हैं। के वजूहात बताएं जिनकी वजह से फार्मर को नुकसान होता है बछड़ों में। फार्मर को नुकसान उस सूरत में होता है जब जानवर बीमार होता है तो उसकी लुक आफ्टर सही तरीके से नहीं होती। जब आप उसकी लुक आफ्टर सही करेंगे, डॉक्टर को चेक कराएँगे, तो ऑन द स्पॉट उसकी ट्रीटमेंट हो जाएगी, तो उससे आप बहुत बड़े नुकसान से बच सकते हैं। भाई हमारे देखने वालों को ये बताएं कि स्लॉटर हाउस फैक्ट्रियों में क्या क्या परेशानियां आती हैं। स्लॉटर हाउस में जाने के लिए सब तो पहले जो छोटे-छोटे फार्मिंग वाले होते हैं, उनको पता नहीं है कि किस तरह हमने जो है ना वो माल देना है। तो यहाँ पे इर्द-गिर्द ब्रोकर होते हैं, जो ब्रोकर उनसे रजू करते हैं। वो कहते हैं जी हम आपका माल जो है ना सेल करवा देते हैं। वो ब्रोकर माल लेके चले जाते हैं, तो ब्रोकर महीना-महीना 2-2 महीने वो जो है ना वो नहीं देते हैं, पेमेंट नहीं देते हैं, जिसकी वजह से जो है ना वो फार्म हाउस वाले को परेशानी होती है। तो ये बड़ा प्रॉब्लम है। मेरी रिक्वेस्ट है उन स्लॉटर्स को जो जिनके पास स्लॉटर हैं, जो ओनर हैं, तो वो अपना ऐसा कोई तरीक़ाकार अपनाएँ कि जो जिन लोगों के फार्मर हैं उनसे रजू करें, या कोई ऐसा टोल फ्री नंबर हो या ऐसा कोई तरीक़ाकार हो कि जो जिससे वो राब्ता करके डायरेक्ट आप स्लॉटर में जो है ना अपना जानवर दे सकें और उससे डायरेक्ट पेमेंट ले सकें। तो ये ब्रोकर जो है ना वो चीटिंग करते हैं। तो चीटिंग की वजह से जो है ना हम जैसे लोगों को बहुत बड़ा नुकसान होता है। बहुत अच्छी बात नाजरीन हमारे बनियामिन भाई ने बताई कि दरमियान में जो मिडल मैन होते हैं फैक्ट्रियों के, ये चीटिंग करते हैं। वो जो है किसान जो है फार्मर जो है वो उसको काफ़ी दिन रुलाते हैं, पैसे नहीं देते। इसलिए जो कंपनियां हैं फैक्ट्रियां हैं इनको चाहिए कि कंप्लेन सेल जो है उनको एक्टिव करें और फार्मर जो है उससे गाय बगाए पूछते रहें कि आपको कोई परेशानी तो नहीं है। अगर कोई परेशानी वगैरह है तो उसका फौरी अजाला किया जाए। देखने वालों को आप क्या मशवरा देंगे कि बछड़ा फार्म का काम करना चाहिए? अगर करना चाहिए तो कितने जानवरों से करना चाहिए? देखो जी वो आपकी हैसियत पे डिपेंड करता है कि आपके पास कितने हैसियत है, कितनी आपके पास वो पैसे हैं या कितनी आपके पास पेमेंट है कि जिससे वो आप स्टार्ट कर सकें। तो वो ये है कि वो जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा आपको प्रॉफ़िट मिलेगा। तो इसलिए जितना आप ज़्यादा कर सकेंगे, लेकिन उसका ये है कि आप जानवरों की वैक्सीन करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर वैक्सीन करेंगे तो जानवर बीमारी से बच जाएगा, ना कि आपको उससे लॉस हो। तो मेरी तो रिक्वेस्ट यही है कि आप डॉक्टर को हायर करना बहुत ज़रूरी है कि आप जानवरों को चेक कराएँ, जानवरों को वैक्सीनेशन करवाएँ, और जितना भी आप ज़्यादा करेंगे आप उससे ज़्यादा इस्तेफ़ादा हासिल करेंगे। बछड़ा फार्मिंग में सबसे मुश्किल काम आपको क्या लगता है?
सबसे मुश्किल काम जी सर्दी में इनको इनकी ट्रीटमेंट है, इनको संभालना, इनको करना, ये सबसे बड़ी मुश्किल है कि ज़ाहिर सी बात है इन्होंने खाना है, तो सर्दी में इन जानवरों को परवरिश करना, उनको संभालना बहुत मुश्किल है। अगर आपकी इजाज़त से आपका जो सिलेक्टर है मोहम्मद असलम, अगर हम उसका नंबर शेयर करना चाहें ताकि हमारे नाज़रीन उससे रहनुमाई हासिल करना चाहें तो कर सकते हैं, तो आपकी तरफ से इजाज़त है? मेरी तरफ से इजाज़त है जी। बहुत अच्छे नाइस आदमी हैं, तो अगर वो मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं तो मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ कि अब तक, इससे पहले तक मैं उनसे बहुत मुतमिन हूँ। बहुत अच्छे और खूबसूरत किस्म के जानवर लेके देते हैं। मैंने उनसे कुर्बानी के लिए जानवर परचेज़ किए थे, बहुत छोटे थे। तो वो जब बड़े हुए हैं तो उस वक़्त मुझे अंदाज़ा हुआ कि सिलेक्टर का होना बहुत ज़रूरी है। जब बड़े हुए तो जब भी जो भी मेरे फार्म हाउस पे आया है, उसने देखा है, तो उसने मुझे, एक बंदे ने तो क्लियरली ये बता दिया कि भई अगर आप ये लेके आए हैं, कुछ ज़रूरी नहीं है कि जानवर का मोटा होना ज़रूरी नहीं है, जानवर का खूबसूरत होना बहुत ज़रूरी है। लोग खूबसूरती पे मरते हैं, तो वो मेरे जानवर जितने भी थे वो सारे ही सब के सब खूबसूरत थे। तो उस वक़्त मुझे एहसास हुआ कि सिलेक्टर की एक आँख होती है, वो इस चीज़ को जजमेंट करती है कि ये जानवर बड़ा होके कैसा निकलेगा। छोटे जानवर में बड़े जानवर में बड़ा फ़र्क होता है, लेकिन उसको जजमेंट करना वो एक बहुत बड़ा फ़न है, तो ये फ़न उन लोगों के पास है। हम इसको नहीं समझ सकते, उसके लिए हमें टाइम चाहिए। उनके पास उन्होंने टाइम स्पेंड किया है, तो वो टाइम के पास साथ-साथ सबको पता चलता है ये क्या है, क्या नहीं है। तो उस वक़्त से अब तक मैं उनसे बहुत मुतमिन हूँ, बहुत अच्छे इंसान हैं वो। बनियामीन भाई, आपने जितनी तारीफ़ें की हैं, इस वजह से हम मोहम्मद असलम का नंबर स्क्रीन पे शेयर कर रहे हैं, और नाजरीन आपको बछड़ों से मुतल्लक अगर कोई रहनुमाई की ज़रूरत हो तो आप मोहम्मद असलम से रहनुमाई ले सकते हैं। हमारे देखने वाले नाजरीन को ये बताएं, आप कितने का मंडी से बछड़ा खरीदते हैं, कितना उस पर इधर फार्म पे खर्चा करते हैं, उसके बाद जब स्लॉटर हाउस में उसको जाके सेल करते हैं तो हर बछड़ा आपको कितना प्रॉफिट देता है? वो जी जो लास्ट टाइम में मैं जो मुल्तान की मंडी से अपने जानवर परचेज़ करके लेके आया हूँ, तो वो मुझे तकरीबन 69 पर हेड पड़ा हुआ था, सारे एक्सपेंस डाल के। जब मैंने अपने फार्म पे यहाँ पे उतारे जानवर, तो वो परचेज़िंग के बाद उतारने तक मुझे वो 69,000 पे पड़े हैं। तो उसके बाद आप कर लें कि इतनी महंगाई है, और वो मुलाजिम का खर्चा है, फिर वो साइलेज है, वंडा है, तो उसके सारा कुछ कर करा के 40-45,000 तक जो एक्सपेंस आ जाते हैं। ये जो सही आप देखना है, तो जब स्लॉटर पे जाएंगे उस वक्त तक सही कलेक्शन होगी कि इनका वेट क्या था और क्या डिफरेंस है। तो अगर आप करें तो 15 से 20,000 रुपया जो है ना, 10 से 15,000 रुपया फ़ी जानवर वो जो आपको प्रॉफ़िट देता है, सारे एक्सपेंस निकाल के, सारा खर्चा-वर्चा ये वो सब कुछ क्लियर करके 10 से 15,000 रुपया फ़ी जानवर आपको ये प्रॉफ़िट दे जाता है। वो उससे अगर आपके 20 जानवर हैं, उसके आप 40 जानवर हैं, उससे आप वो मल्टीप्लाई कर लें आप, तो आपका वो प्रॉफ़िट आ जाएगा। बहुत शुक्रिया बनियामीन भाई, आपने बहुत अच्छी अच्छी मालूमात हमारे नाजरीन को दी। नाजरीन, वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।